पटना की बात करेंगे सबसे पहले, जहां पर आज नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है। एक दिन पहले ही नीतीश ने मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण किया था, लेकिन सत्ता संभालते ही सुशासन बाबू के सामने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे। हाजीपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की पर हमला हुआ और मौत के बाद हंगामा। तो उधर पटना सिटी में लापता युवक को लेकर पुलिस से झड़प और तनातनी हो गई। राहुल गांधी ने तो सरकार बनाने के लिए अपराध छिपाने तक का आरोप लगा दिया। तो कैबिनेट की मीटिंग और सुजीत झा इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव। सुजीत, किस तरह की हलचल है, क्योंकि अब सरकार गठन के बाद अब प्रोसेस में चीजें आने लगी हैं, बताइए। देखिए, सरकार का गठन हो चुका है और जाहिर तौर पर जो चौथा टर्म है नीतीश कुमार का काफी चुनौतीपूर्ण है। बीजेपी की तरफ से देखें तो जो भी मंत्री बनाए गए हैं अधिकतर उसमें से नए हैं, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि शपथ ग्रहण हुए कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पोर्टफोलियो नहीं बटा है और पहला कैबिनेट 11:30 बजे बैठने जा रही है सचिवालय में। सचिवालय में भी आप देखिए तो पिछले लॉकडाउन के और कोरोना के बाद ये पहली बैठक है जो सचिवालय के में हो रही है। वैसे आमतौर पर अभी तक वर्चुअल कैबिनेट ही हो रहा था, लेकिन ये पहली कैबिनेट है और इसमें बहुत सारे ऐसे मंत्री बने हैं जो पहली बार कैबिनेट में बैठेंगे और लेकिन अब पोर्टफोलियो अभी उनके पास नहीं होगा। माना जा रहा है कि कैबिनेट के बाद तुरंत पोर्टफोलियो का ऐलान हो सकता है। हालांकि अब तक का ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है कि कैबिनेट की शुरुआत होने से पहले मंत्रियों को ये पता ना हो कि वो उनका विभाग कौन सा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। और विधानसभा सत्र की शुरुआत भी होने वाली है, पोर्टफोलियो भी बंटने हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे काम अब इस नए मंत्रिमंडल को निभाना है। नीतीश कुमार आज सरकार की चौथी पारी की शुरुआत करने वाले हैं। कल 2 डिप्टी सीएम के साथ नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ के साथ ही नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि जनादेश में भले ही वो थोड़ा पिछड़ गए हों, मगर सत्ता उनकी ही है। आज दिन में 11 बजे नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक है। बिहार की राजनीति के धुरी बन गए नीतीश कुमार और उनके चाहने वाले या न चाहने वालों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि समय ऐसी तस्वीरें भी दिखाएगा। जब साल 2000 में 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन का मंच सजा था, मंच पर राज्यपाल की मौजूदगी थी। समारोह में बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा थे, गृह मंत्री अमित शाह थे। एनडीए के छोटे बड़े नेताओं की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी शुरू की। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। बिहार की राजनीति पिछले 15 सालों में खूब बदली, मगर नीतीश कुमार अड़े रहे, डटे रहे। सत्ता की चाबी अपने हाथ से नहीं जाने दी, मुख्यमंत्री की कुर्सी खिसकने नहीं दी। बहुत खुशी है और बहुत मजबूत सरकार बनी है और बिहार को आगे ले जाएगी। क्या इस पर समीकरण कोई बदले हैं? आप लोग बड़े अब हो गए हैं, जेडीयू छोटी हो गई है। नहीं, ऐसे कोई छोटे बड़े का नहीं होता। नीतीश जी हमारे नेता है, वो हमारे मुख्यमंत्री है और उनके नेतृत्व में सरकार बहुत मजबूती से चलेगी। 5 साल चलेगी पूरा सरकार? पूरी 5 साल चलेगी, अच्छे से चलेगी। बिहार के जनादेश को बीजेपी के पक्ष में और नीतीश कुमार के विरोध में माना गया। बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन ने ही नीतीश की सत्ता जाने से बचा लिया। बीजेपी एनडीए में नंबर 1 पार्टी बन गई और जेडीयू से बड़े भाई का दर्जा छिन गया। कहने का अर्थ ये कि भले ही जेडीयू की सीटें कम आई, भले ही जेडीयू का वोट प्रतिशत घटा, तमाम उतार चढ़ावों से जेडीयू गुजरी, लेकिन नीतीश कुमार उन झंझावातों के बीच भी नायक बनकर निकले। फिलहाल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है। यही नीतीश कुमार की ताकत भी है और यही अब नीतीश कुमार का चैलेंज भी है, क्योंकि अब उनके साथ सरकार में उनसे ज्यादा सीटों वाली बीजेपी है। हालांकि महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया गया। तेजस्वी ने शपथ ग्रहण समारोह में जाने से इनकार किया तो कांग्रेस ने भी समारोह में जाने से मना कर दिया। लेकिन इन बातों का अब अर्थ नहीं बचा है। बिहार में सत्ता की चाबी एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथ में है। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री हैं।
रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। नीतीश कुमार की नई सरकार में कौन मंत्री बनेगा, कौन से नए चेहरे शामिल होंगे, नई सरकार में कहां क्या बैलेंस किया गया है, नीतीश कुमार ने नए मंत्रिमंडल के एक एक चेहरे की बात हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। कैसे बीजेपी ने 2020 के राज तिलक से ही बिहार में 2025 की तैयारी शुरू कर दी है, इसके भी संकेत मिल गए हैं। नीतीश कुमार की नई सरकार में बिहार को 2 डिप्टी सीएम मिले और नीतीश कुमार के पुराने जोड़ीदार सुशील मोदी आउट हो गए। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सुशील मोदी की चुप्पी सब बयान कर रही थी। मोदी जी ना कुछ सरकार के गठन पर कुछ तो बोल सकते हैं, कैसा है, क्या है, क्या है? हम लोग से भी नाराज हो गए कैसा? हम लोग से क्यों नाराज है? हम लोग क्या किए? डिप्टी सीएम की कुर्सी से सुशील मोदी का जाना और उनकी जगह पर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का आना, डिप्टी सीएम के नए चेहरों से आपको सब समझ में आ जाएगा। तारकिशोर प्रसाद पुराने नेता हैं, संघ और एबीवीपी से भी जुड़े थे, 4 बार से कटिहार से विधायक हैं। रेणु देवी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी है और बेतिया से 4 बार चुनाव जीत चुकी है। तारकिशोर प्रसाद वैश्य समुदाय से आते हैं और सीमांचल में उनका अच्छा प्रभाव है। रेणु देवी अति पिछड़ा नोनिया जाति से आती है, अति पिछड़ा वर्ग को संदेश मिला है। तारकिशोर प्रसाद कभी मंत्री भी नहीं बने, उन्हें सीधे डिप्टी सीएम बनाया गया। रेणु देवी पहले भी मंत्री थी, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम बनाकर महिला वोटर्स को संदेश दिया गया। उम्मीद है कि नीतीश कुमार के साथ अच्छा तालमेल बन पाएगा। अरे हमारे वो मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक रूप से तालमेल होगा। तालमेल है, इसलिए ना हम लोग साथ सरकार बनाए। जी, किस तरीके से काम करेंगे, एजेंडा क्या होगा? वो सब चलिए, फिर मंत्रिमंडल विभाग को बंटने दीजिए, फिर तब और बात करेंगे। महिला को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है बीजेपी का, ये अच्छा कदम है आपको लगता है? हाँ, निश्चित रूप से अच्छा कदम है। महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं। बिहार में बड़ी जीत के बाद ये बदली हुई बीजेपी है। नई सरकार में बने मंत्रियों से ये बिल्कुल साफ है, बीजेपी ने भविष्य के लिए हर समीकरण साधने की कोशिश की है, इसलिए बदलाव में दिखे हैं। बीजेपी के मंत्रियों में अमरेंद्र प्रताप सिंह, जो राजपूत समुदाय से आते हैं, पहली बार मंत्री बने हैं। रामप्रीत पासवान, जो दलित समुदाय से आते हैं, ये भी पहली बार मंत्री बने। इसी लिस्ट में जीवेश मिश्र का नाम है, जो भूमिहार है और दरभंगा की चर्चित जाले सीट से जीते हैं। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विवादित कांग्रेस कैंडिडेट मशकूर उस्मानी को हराया है। रामसूरत राय, जो यादव जाति से आते हैं और पहली बार मंत्री बने हैं, ये यादव वोट में सेंधमारी है। बीजेपी के कोटे से सिर्फ मंगल पांडे ऐसा चेहरा है जिन्हें बीजेपी ने बदला नहीं। एक बार फिर से राज्य की जनता ने हम सब लोगों को काम करने का अवसर दिया है, जनादेश दिया है, तो हम सब लोग बढ़िया से काम करेंगे और इस बिहार को प्रधानमंत्री जी के सपने के अनुरूप आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय की बागडोर संभालेंगे आप? वो तो जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे वो विभाग का काम हम करेंगे। मोदी की कमी कैसे होगी? देखिए, संगठन में समय समय पर जिम्मेवारियां बदलती रहती हैं, तो जब जिसको जो जिम्मेवारी रहता है वो काम होता है। बीजेपी के 5 मंत्रियों और 2 डिप्टी सीएम में 5 नेता पहली बार मंत्री बने हैं। इनमें जातीय संतुलन साफ साफ दिख रहा है। जेडीयू के भी 5 मंत्री बने और नीतीश भी इसके जरिए संतुलन बना रहे हैं। जेडीयू के कोटे से विजय चौधरी मंत्री बने, जो पिछली बार स्पीकर थे। इसी से पता चल गया कि स्पीकर की कुर्सी भी बीजेपी के पास चली गई। नीतीश कुमार के करीबी विजेंद्र यादव को भी नई सरकार में जगह मिली। कांग्रेस से जेडीयू में आए दलित समुदाय के अशोक चौधरी भी मंत्री बनाए गए। कुशवाहा जाति से मेवालाल चौधरी को पहली बार मंत्री बनाया गया। अति पिछड़ा समुदाय से शीला मंडल को मंत्री बनाया गया, जो पहली बार चुनाव लड़ी और पहली बार मंत्री बनी। ये नई सरकार में जेडीयू का महिला चेहरा है। चुनौतियां हैं हमेशा, किसी भी सरकार में मंत्री के रूप में रहिएगा तो अगर आपको परफॉर्म करना है तो चुनौतियां हैं। और चुनौतियां तो नीतीश जी तो ऐसे ही बहुत हार्ड टास्क मास्टर हैं, तो उनके साथ तो काम करना चुनौतीपूर्ण ही है। देखिए, हम जिम्मेवारी बड़े बखूबी निभाएंगे। जो भी जिम्मेवारी सरकार के द्वारा दी जाएगी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस जिम्मेवारी को सत्य निष्ठा के साथ 100% जमीन पे उतारने का प्रयास करेंगे। इसी पर बिहार का विकास, बिहार को देश के ऊंचाई के पैमाने पर हर राज्य के से ऊंचाई पर ले जाना, यही मुद्दा रहेगा। वो तो जब एक बार सरकार के एजेंडा में
मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया कि हम लोगों ने जो पिछले 15 साल में विकास के काम किए हैं उसको और तेज गति से चलाएंगे, यही मुख्य एजेंडा है। एनडीए के सहयोगियों में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को मंत्री बनाया गया। वीआईपी से मुकेश साहनी को मंत्री बनाया गया, जो खुद चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पार्टी ने 4 सीटें जीती। ये वो लोग हैं जिनकी महागठबंधन से सीटों पर बात नहीं बनी थी और चुनाव से ठीक पहले ये एनडीए के साथ आ गए। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। दरअसल सराय काले खान के पास जैश से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आतंकी दिल्ली में धमाका करने और दूसरी साजिश की प्लानिंग में जुटे हुए थे। बारामूला और कुपवाड़ा के रहने वाले आतंकवादियों से पुलिस को हथियार मिले। इनसे पूछताछ की जा रही है कि दिल्ली में आखिर ये क्या करने वाले थे और इनके मददगार राजधानी में कौन है, कहां पर इनके ठिकाने हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इन्हीं 2 जैश के आतंकियों को गिरफ्तार किया। आप देख पा रहे हैं जिसमें एक शख्स का नाम लतीफ है, दूसरे का नाम अशरफ है। दोनों को दिल्ली के सराय काले खां इलाके से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल स्पेशल सेल को एक इनपुट मिला था जिसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है, जिसमें दोनों ही ये जो शख्स है ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। और फिलहाल स्पेशल सेल के दफ्तर में ये दोनों है और यहाँ से इनको अब ले जाया जा रहा है, जहाँ पर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम है वो इनसे पूछताछ करेगी। इनके पास से ऑटोमेटिक वेपन्स वो भी रिकवर हुआ है, जिससे पता चल रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में ये किसी नामचीन शख्स को टारगेट किलिंग करने वाले थे। इसके अलावा दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल जनकपुरी में स्पेशल सेल के इस दफ्तर में जो लतीफ है, जो कि जम्मू कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है, अशरफ कुपवाड़ा का रहने वाला है, दोनों से पूछताछ चल रही है। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया है कि पहले कुपवाड़ा के रास्ते ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाना चाहते थे, पीओके जाना चाहते थे, लेकिन आर्मी की भारी तैनाती की वजह से वो नाकाम रहे। उसके बाद वो दिल्ली दोनों आए हैं। यहाँ पर बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद नेपाल के रास्ते पीओके जाना चाहते थे, लेकिन एक बड़ी साजिश को स्पेशल सेल ने नाकाम किया है। फिलहाल दोनों से स्पेशल सेल के इस दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन रितेश के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से कश्मीर के आतंकी दिल्ली में साजिश रच रहे हैं, तो वहीं कश्मीर में गुपकार पर घमासान छिड़ा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में महबूबा और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी गुपकार अलायंस के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी गुपकार को गुप्तचर बताकर प्रहार कर रही है। घर में ये बच्चे क्या बोला इन्होंने बोला ये जो जमीन है ये भी छोड़ना है और ये भी हटा दो। कितने सालों से यहाँ रहते हैं? बचपन से यहाँ रहते। इसको 100 साल हो गया है। सियासी जमीन तलाशने के लिए महबूबा मुफ्ती जमीन पर उतरी। पहली बार महबूबा पहलगांव पहुंची। गुपकार विवाद के बाद वो पहली बार लोगों के बीच गई। ये तस्वीर दक्षिण कश्मीर के पहलगांव की है, जहां वो उन गुजर बकरवाल का हालचाल लेने पहुंची जिन्हें जंगल की जमीन से हटाया जा रहा है। ये सर्दी में कहाँ जाएंगे? इनको कोई अल्लाह ताला का खौफ भी नहीं है। इनको कहाँ जाएंगे ये लोग, इस कुछ बच्चे लेके? तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये लोग, ये जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, ये बहुत ही वफादार लोग हैं, बहुत ही अमन पसंद लोग हैं। मुझे लगता है इनको जानबूझ के मरकजी सरकार धकेल रही है कि ये इन्होंने आज तक किसी भी तशद्दुद में इन्होंने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। दे हैव नेवर ऑप्टेड फॉर वायलेंस। इन्होंने हमेशा अमन को पकड़ा है। दे हैव ऑलवेज ऑप्टेड फॉर पीस। महबूबा ने गुज्जर बकरवाल के आंसू पोंछने के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सालों से रहते आए लोगों से जमीन खाली कराकर कारोबारियों को जमीन देने की साजिश हो रही है। पहले ही आपने 24,000 कनाल जमीन जो है वो इंडस्ट्रीज को दे दी है। वो जंगल है, हमारा सरमाया है, और आज आप इन लोगों को यहाँ से खदेड़ के, यहाँ से इनको निकाल के किसको ये जमीन देना चाहते हैं? किसके हवाले ये
हमारी आबो हवा, हमारे खूबसूरत जंगल किसको देना चाहते हैं? क्योंकि हर चीज तो ये बड़े बड़े जो इनके सरमायादार दोस्त हैं, जिनसे इनको फंड्स मिलते हैं, उनको देना चाहते हैं सब कुछ। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां गुपकार अलायंस के तहत मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, जिनमें महबूबा की PDP भी है और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी। बीजेपी राष्ट्रवाद के हथियार से अकेले सभी को चुनौती दे रही है। कांग्रेस भी इससे नहीं बच पाई। बीजेपी ने कांग्रेस पर गुपचुप तरीके से गुपकार अलायंस के साथ समझौते का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया। मैं सोनिया जी से और राहुल जी से पूछना चाहता हूं, क्या मतलब है इस वक्तव्य का? फोर्सफुली इंप्लीमेंटिंग किसके कानून है? ये कोई चाइना के तो कानून नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के तो कानून नहीं है। ये कानून किसका है? यह कानून हिंदुस्तान का है। इस अलायंस में एक पार्टी कह रही है कि हम चीन के साथ मिलकर के आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, और वहीं एक और पार्टी है इस गुपकर अलायंस में जहां पर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी और तिरंगा उठाने नहीं दूंगी। देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोग को इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि कश्मीर के मुद्दे पर इन लोगों ने हमेशा भारत का साथ दिया है, चाहे UN हो या से भी। ये हमारे संविधान पर इनका विश्वास है और ये हमेशा जब भी कोई ऐसा स्टैंड लेने की बात हुई है पाकिस्तान के खिलाफ तो इन्होंने स्टैंड लिया है। तो ये हमेशा मेन स्ट्रीम में रहे ये लोग। जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच DDC के चुनाव 4 चरणों में होंगे। पंचायती राज एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के हर जिले में DDC का गठन होना है। अशरफ वानी और शुजा उल हक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। पाकिस्तान परस्त आतंकी दिल्ली धमाके की साजिश एक तरफ रच रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ LOC पर पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। LOC पर आखिरी गांव में पाकिस्तानी गोलीबारी से तबाही का जो मंजर दिखा है वो डराने वाला है। हर तरफ तबाही के निशान है। ये देखिए, अभी इस वक्त जो है शेलिंग शुरू फिर हो गई है। मलबा बिखरा है, लोग डरे सहमे हैं। पाकिस्तान का एक शेल मेरे सीधा बाथरूम से होते हुए पूरा मतलब यहाँ ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट नहीं हुआ वो, और लेकिन नुकसान पूरा करके अंदर इधर बस जिंदा गिर गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे? हमें 4-5 दिन से हम घर से बेघर हैं। पाकिस्तानी गोलाबारी को 4 दिन हो गए, लेकिन LOC के इस आखिरी गांव में सन्नाटा पसरा है। डर है कि कहीं फिर मौत का पैगाम लेकर पाकिस्तानी गोला न आ जाए। लोगों की नींद उड़ी हुई है, घर पर गोला जिंदा है, क्या पता कब फट जाए। ये है LOC से सटे उरी गांव का आखिरी गांव कमलकोट। 13 तारीख को यहाँ अचानक पाकिस्तानी गोले गिरने लगे। इस गोलाबारी में 3 लोगों की मौत भी हो गई, 4 बुरी तरह जख्मी हो गए। आज तक ने शुक्रवार की पाकिस्तानी हिमाकत का जायजा लिया। LOC के इस आखिरी गांव तक गाड़ियां भी नहीं पहुंचती। आज तक की टीम काफी पैदल चलकर यहां तक पहुंची। कि ये आपको जो मेरा कैमरामैन ये पहाड़ दिखाएगा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण रेखा है। यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जब भी कोई मोर्टार शेल दागा जाता है, सीज फायर की वायलेशन होती है, उसके बाद उसका जवाबी कार्रवाई जो है भारतीय सेना की तरफ से होती है। तो कहीं न कहीं ये पूरा इलाका जो है देखते ही देखते खाली हो जाता है। लोग फिर सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ चलते हैं। इस घर को देखिए, जहां कभी खुशियां बसती थी वहां अब मलबा बिखरा है। पाकिस्तानी गोले ने घर को तहस नहस कर डाला। शुक्रवार को कमलकोट के इस गांव में अंधाधुंध गोलीबारी हुई सीमा पार से पाकिस्तान से, और इस गांव के 3 लोगों की जान गई, जबकि एक बच्चा जो है उसकी दोनों टांगे जो है उस बमबारी के बीच तबाह हुई है। जो ही किचन में हम घुसे तो पाकिस्तान का एक शेल मेरे सीधा बाथरूम से होते हुए पूरा मतलब यहाँ ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट नहीं हुआ वो, और लेकिन नुकसान पूरा करके अंदर इधर बस जिंदा गिर गया, फंस गया, और पूरा अंधेरा ही अंधेरा पूरा इस मकान में छा गया। और उसी अंधेरे में मैंने अपनी और अपने बच्चों की, बीवी की जान बचाकर मतलब बाहर निकले। इस मुश्किल घड़ी में सेना के जवान गांव वालों के लिए देवदूत बने हुए हैं। वो गांव में बिखरे जिंदा पाकिस्तानी गोलों को ढूंढ ढूंढ कर निष्क्रिय कर रहे हैं। गांव वालों के टूटे हुए घरों को भी दुरुस्त कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक गोला आया, सीधा वो पाया जाकर लगा, वो देखें आप,
वो वहाँ लगाएं आप इसको, तो वो लगे हैं वो डिस्पोजल करने के लिए, वो डिस्पोजल करें। तो कैमरे में आप दिखा सकते हैं जहाँ पर वो आर्मी के लोग जो हैं, जो आर्मी और सिविल जो जाकर डिस्पोजल कर रहे हैं। कमलकोट अब भी दहशत में है। लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। कुछ तो गांव छोड़ने का मंतक बना चुके हैं, कुछ बंकर बनाने की मांग कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं देता है, हम नीचे माले में रहते हैं, कोई उधर माला, इसमें कोई नहीं आता है। आजकल तो स्कूल बंद है, कल भी ये खाली रखा, हम घरों में उधर मरते रहे। ये स्कूल के साथ में गिरे हैं, यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है सर। वहाँ से जब छलांग होती है पूरी बस्ती में गिरती है सर। हमारे भाई 2 बेचारे उधर स्टोर पे थे सर, अचानक गोला लगा उधर ही। 13 नवंबर को पाकिस्तानी हमले का भारत ने इस कदर जवाब दिया कि पाकिस्तान सिहर उठा। लेकिन पाकिस्तान कहाँ मानने वाला है। वो बार बार पिटता है, बार बार मार खाता है, लेकिन अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आता। बीती रात पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा। तंगधार सेक्टर में फिर रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की। कमलकोट गांव LOC से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। कोरोना के मद्देनजर दिल्ली का हाल अब काफी बेहाल हो चुका है। आलम यह है कि आज दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा कोरोना के मामले दिल्ली में हैं। यहाँ एक दिन में कोरोना के मामले औसतन 8000 के पार पहुंच चुके हैं। इसके कारण ब्राजील का साओ paulo और अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर भी दिल्ली से काफी पीछे रह गया है, जहां कभी कोरोना वायरस की वजह से त्राहिमाम था। ये तस्वीर उस दिल्ली की है जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। ये तस्वीर उस दिल्ली की है जहां कोरोना का संक्रमण दुनिया के तमाम देशों से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा है। इसलिए दिल्ली आज कोरोना से निर्णायक लड़ाई के लिए हर जद्दोजहद में जूझ रही है। बावजूद इसके कि दिल्ली आज कोरोना के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। दिल्ली सरकार को लगता है कि तबाही के बुरे दिन निकल चुके हैं। एब्सोल्यूट नंबर्स में परेशान होने की इतनी बात नहीं है। मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि दिल्ली की जो थर्ड वेव है, फर्स्ट वेव जून में आई थी, सेकंड वेव सितंबर में आई थी और थर्ड वेव ये जो नवंबर में चल रही है, इसका पीक तो जा चुका है। आप डेली की पॉजिटिविटी देखते रहिएगा। अगर पॉजिटिविटी 15% एक दिन आई थी, वो दोबारा टच नहीं कर पाई है। 15 से डेफिनेट टर्न आने के लिए हफ्ता चाहिए होता है। आज मैं कह सकता हूं, डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि डेफिनेटली वेव का जो पीक था, पीक इज गॉन। अब धीरे धीरे ये कम आएगा। सरकार के दावे के विपरीत अभी तो आलम यह है कि कोरोना के वायरस दिल्ली में जितना फैल रहे हैं, उतना दुनिया के किसी शहर में कभी भी नहीं रहे। नवंबर का ये महीना कोरोना वायरस की उछाल के लिहाज से दिल्ली के लिए काफी बुरा है। इतना बुरा कि उतना ना न्यूयॉर्क के लिए कभी था और ना ही ब्राजील के शहर साओ paulo के लिए। दिल्ली में 11 नवंबर को कोरोना मरीजों की संख्या 8593 हो गई। ये संख्या अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले 13 अगस्त को साओ paulo में कोरोना के 7063 मरीज सामने आए थे। तीसरे नंबर पर अमेरिका का न्यूयॉर्क रहा है। आप याद कीजिए, अप्रैल में जब कोरोना न्यूयॉर्क शहर में कोरोना तांडव मचाने लगा, तो सबसे ज्यादा आधुनिक तकनीक के उस देश के भी हाथ पांव फूलने लगे थे। 2.2 million deaths, 2.2 million people from this. And so if we could hold that down, as we're saying, to 100,000, it's a horrible number. Maybe even less, but to 100,000. So we have between 100 and 200,000. We all together have done a very good job. अगर कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या देखें तो नवंबर में 8 बार ऐसा हुआ कि सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या दुनिया के किसी भी शहर की तुलना में दिल्ली में दर्ज हुई। 6 नवंबर को दिल्ली में 7178 मामले आए, 14 नवंबर को 7340, 8 नवंबर को 7745, 13 नवंबर को 7802, 10 नवंबर को 7830 और 11 नवंबर को 8503। नवंबर महीने में 10 दिन दिल्ली के लिए काफी खराब रहे। कोरोना का वायरस दिल्ली के लिए बेकाबू हो गया। अगर आप एक हफ्ते का कोरोना का औसत देखें तो दुनिया में तीसरे नंबर का शहर साओ paulo है, जहां एक हफ्ते के अंदर कोरोना मरीजों का रोजाना औसत 3217 तक रहा। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क है, जहां 5291 रहा। लेकिन पहले नंबर पर दिल्ली है,
जहां कोरोना मरीजों की संख्या 7 दिन में रोजाना औसत 7,342 रहा। हालांकि मार्च, अप्रैल या जून में दिल्ली में कोरोना बहुत हद तक नियंत्रण में रहा, तो इसकी बड़ी वजह सामाजिक दूरी का पालन और लॉकडाउन भी रहा। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं एक बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो। लेकिन जान के साथ जहान और जिंदगी के साथ रोजी रोटी की मजबूरी ऐसी है कि आज लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं हो सकती। क्या है लॉकडाउन की तैयारी एक बार अचानक जो सरकार, मुझे नहीं लगता, बहुत सारे मैसेजेस मुझे नहीं लगता। देखो, लॉकडाउन करने के बाद जब लॉकडाउन किया गया था, वो दैट वाज लर्निंग एक्सरसाइज। उस लॉकडाउन से जो भी सीख मिली इतने महीनों के बाद, ये सीख मिली कि भाई जो लॉकडाउन से आपको बेनिफिट लेना है वो तो मास्क के ले सकते हैं आप। लॉकडाउन के बावजूद भी जिस टाइम लॉकडाउन किया गया, कुछ 100 केस पूरे देश में थे। जब लॉकडाउन खत्म होता है हजारों में हो गए, आज वो उतने केस जितने की लॉकडाउन पूरे उससे ज्यादा एक दिन में आ जाते हैं। तो लॉकडाउन करने से इसको कंटेन किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता। कोरोना मरीजों की संख्या तो बढ़ती गई, लेकिन अच्छी बात ये रही कि मरने वालों का आंकड़ा न्यूयॉर्क या साओ पाउलो की तुलना में कम ही रहा। दिल्ली में आज के चरम दौर में एक हफ्ते के अंदर रोजाना औसतन मरने वालों की संख्या 87 है। वहीं न्यूयॉर्क सिटी में अप्रैल में 567 था, जबकि साओ पाउलो में जून के महीने में 110। मौत के आंकड़ों पर नकेल से दिल्ली थोड़ी राहत की सांस ले सकती है, लेकिन जिस तेजी से कोरोना फैलता जा रहा है, वो दिल्ली के फेफड़ों में मौत का वायरस भी भरता जा रहा है। आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली में कोरोना के मामले जब बढ़ने लगे तो दिल्ली सरकार और केंद्र एक्शन में आई। उसका नतीजा ये निकला कि जुलाई और अगस्त में अचानक कोरोना के मामले बहुत कम हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से इनमें उछाल देखा जा रहा है। अक्टूबर में ये मामले बढ़े और नवंबर तो ऐसा आया कि दिल्ली इसे भूल नहीं पाएगी। एक तो त्योहार, उस पर से प्रदूषण की मार, और इन दोनों के बीच से तेजी से उछाल भरता कोरोना का वायरस। मुश्किलों की इस तिहरी मार से आज दिल्ली करा रही है। आज आलम यह है कि दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं जहां दिल्ली जैसा कोरोना का प्रकोप हो। अब यूपी में टेस्ट नहीं हो रहे, यूपी वाले दिल्ली का एड्रेस देकर टेस्ट करा रहे हैं, दिल्ली आते हैं हमारे अस्पतालों में टेस्ट कराते हैं। तो इसका इस झगड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो फैक्ट है तो फैक्ट है। लेकिन मौत भी हो रही, क्या इलाज में कहीं नहीं, परसेंटेज ऑफ जो डेथ है वो 1% के करीब है। WHO भी ये कहता है अगर 1% है तो बहुत ही अच्छा है। केंद्र सरकार का कहना है तो अभी जो डेथ चल रही है लगभग 1% चल रही है। दिल्ली में कोरोना का कहर किस कदर बरपा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस नवंबर में हर घंटे 4 लोगों की मौत हो रही है। इस नवंबर में 15 दिन में ही 1103 लोग जान गंवा चुके हैं। अकेले रविवार को ही 95 लोगों की मौत हुई। एक दिन में मौत का ये तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। और ये संख्या तब है जब दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर उतर चुकी है और लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। जून के अंदर पॉजिटिविटी 37% एवरेज थी, वीकली एवरेज 37% थी। आज जो मैक्सिमम गई है वो एक दिन की जो मैक्सिमम थी 15% गई है। तो पॉजिटिविटी जो है सबसे ज्यादा मेजर इंडिकेटर होता है पॉजिटिविटी। सेकेंड वेव के अंदर भी 12-13%, 14% गई थी। थर्ड वेव के अंदर ही मैक्सिमम 15 तक गई है। अब धीरे धीरे कम आने स्टार्ट है। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री का दावा अगर सही निकल जाता है कि कोरोना का कहर कम हो रहा है, तो दिल्ली राहत की सांस ले सकती है। लेकिन हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 15 दिनों में दिल्ली में हर 2 दिन में औसत 147 लोगों की जान जा रही है। अगर रविवार को 95 लोगों की मौत हुई तो शनिवार को 96 लोगों की, जबकि सबसे ज्यादा आंकड़ा पिछले गुरुवार को गया जब दिल्ली में सबसे ज्यादा 104 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में कोरोना से अब तक 7,614 लोगों की जान जा चुकी है, यानी कोरोना से देश की राजधानी में मृत्यु दर 1.5% है। दिल्ली में कोरोना का पहला मामला 2 मार्च को आया था,
इसके बाद अप्रैल में हर रोज 2 लोगों की जान जा रही थी। मई में हर रोज 13 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जून में जबरदस्त उछाल आया जब रोजाना औसतन 75.6 लोग अपनी जान गंवाने लगे। जुलाई में मौत का आंकड़ा तेजी से नीचे गिरा और वो 39.3 लोग प्रतिदिन पर पहुंचा। अगस्त का महीना और बेहतर हुआ जब रोजाना मरने वालों की संख्या 15.5 तक गिर गई। अगस्त में कोरोना में कमी तो आई, लेकिन उसके बाद फिर से ग्राफ बढ़ने लगा। अक्टूबर में त्योहार का मौसम आया तो हालात और खराब हुए। धीरे धीरे आलम यह हो गया कि कोरोना के वायरस दिल्ली के आसमान में मौत बरसाने वाले बादल की तरह घुमड़ने लगे। आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।